दोस्तों नमस्कार। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई जब अपना विदाई भाषण कह रहे थे, उसी वक्त इस देश में 6 जगहों पर बुलडोजर चल रहा था। वही बुलडोजर जिसके खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में कहा था, जब कानून का राज नहीं होगा तो ही बुलडोजर चलता है। यानी बुलडोजर कानून के राज को खत्म करता है और इससे न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन विदाई हो रही है, इस देश में बुलडोजर चल रहा है। अपने विधायी भाषण से ठीक पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए निकल कर आया और उस पीठ में खुद चीफ जस्टिस बी आर गवई भी मौजूद थे, 5 जजों की बेंच थी वह। उसमें जो फैसला दिया गया, उसने एक बार फिर इस देश की उन राज्य सरकारों की सांसों को अटका दिया जो राज्य सरकार यह मानकर चलती है कि जब चुनी हुई सरकार कोई विधेयक विधानसभा में पास करे और राज्यपाल उसे लटका दे तो उसमें कोई वक्त तो निर्धारित होना चाहिए, और यह वक्त तो राष्ट्रपति के लिए भी निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि चुनी हुई सरकार कोई विधेयक पास कर रही है तो उसे लंबे वक्त तक कैसे टाला जा सकता है और उस पर ध्यान देना ही होगा। इसीलिए जिस वक्त इस देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे, तो उनके वक्त में एक फैसला आया और मियाद दी गई कि दरअसल 3 महीने से ज्यादा का वक्त कोई नहीं लगाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस गवई के दौर में वो फैसला बदल गया। कहा गया मियाद तय करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यानी इस देश में जो राज्य और केंद्र सरकार टकराते हैं, उसमें यह कोई मायने रखता ही नहीं है कि राज्यपाल की नियुक्ति इस देश में चुनी हुई दिल्ली में बैठी सरकार इस दौर में पॉलिटिशियंस को नियुक्त कर रही है, और वही पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर वो अड़ंगा डालती है। और यह बात खुलकर इस दौर में कम से कम पश्चिम बंगाल में तो पूरे उफान पर है। अन्य राज्यों में रही, लेकिन आज की तारीख में बंगाल में तो माना जा रहा है कि राजभवन दरअसल पॉलिटिशियंस का अड्डा है। बहरहाल चीफ जस्टिस बी आर गवई अपने विदाई भाषण से पहले यह निर्धारित कर ही नहीं पाए कि दरअसल इस देश में इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका एसआईआर के जरिए उभर कर सामने आई है, उस पर कोई फैसला होना चाहिए। पूरा बिहार चुनाव बीत गया, फैसला नहीं आया, और संयोग से आज जब केरल ने इस पर आपत्ति की कि एसआईआर अगर होगा तो वहां पर उनके यहां निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को होने हैं, तो इसे कम से कम रोक तो दीजिए। क्योंकि एक तरफ निकाय चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ आप एसआईआर करा रहे हैं। तो खाना पूर्ति के लिए एक झटके में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, और यह कहते हुए भेजा, ध्यान दीजिए इस पर, वहां पर निकाय चुनाव हो रहे हैं। चीफ जस्टिस अपने विदाई भाषण से लगभग 36 घंटे पहले एक फैसला देते हैं दिल्ली से सटे हुए अरावली की पहाड़ियों को लेकर, और लगातार इस पर शोर मचता रहा कि दरअसल वहां पर जिस तरीके का खनन हो रहा है, वो खनन दिल्ली के भीतर प्रदूषण बढ़ाता है, और उस खनन के जरिए जो बड़ी तादाद में बिल्डर और माफिया और माइनिंग माफिया है वो बड़ी तेजी से पनप रहे हैं, और कहीं पूरे पहाड़ को ही खत्म ना कर डालें। लेकिन जो फैसला दिया गया चीफ जस्टिस गवई के जरिए, उसमें कहा गया नहीं नहीं, पूरी तरीके से नहीं रोक सकते हैं। अगर पूरे तरीके से रोक देंगे तो यहां पर लैंड माफिया माइनिंग शुरू हो जाएगी और वो माफिया धीरे धीरे क्रिमिनलाइजेशन की दिशा में बढ़ेंगे। तो पूरे तरीके से तो रोक नहीं लगेगी, हां कुछ आंशिक रोक लगाई जाएगी। यह भी फैसला रहा। इस पूरी परिस्थिति में चीफ जस्टिस गवई को विदाई भाषण के वक्त में फुसफुसाहट उस कमरे के भीतर भी थी। पहली बार इस देश में चीफ जस्टिस पर किसी ने जूता फेंका, वह भी एक वकील ने, और यह कहते हुए फेंका था, और उसके बाद फेंकने के बाद एक और बात कही थी। फेंकते हुए कहा था कि दरअसल यह सनातन पर हमला कर रहे हैं, भगवान विष्णु का इन्होंने अपमान किया है।
और फेंकने के बाद उन्होंने कहा कि दरअसल यह एक दलित चीफ जस्टिस है और मैं भी दलित हूं। यह उस वकील ने कहा था जिसने जूता फेंका था। और पहली बार यह भी रहा कि उसे कोई सजा नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस की तारीफ की कि देखिए उन्होंने कितनी खामोशी से मामले को निपटा दिया। देश भर के भीतर इसको लेकर अलग अलग तरीके से न सिर्फ हंगामा मचा, शोर मचा, बल्कि यह भी सवाल बड़ा हो गया, क्या इस तर्ज पर अब इस देश की शासन व्यवस्था सत्ता पहुंच चुकी है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच अपने विदाई भाषण में चीफ जस्टिस गवई ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूं, लेकिन मैंने किसी भी धर्म का गहन अध्ययन नहीं किया है। मैं वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हूं, सेकुलर हूं, और क्या हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सभी धर्मों में विश्वास करता हूं। तो बात आज उनकी इसी बात से शुरू की जाए। I practice Buddhism, but I do not have any depth in any religious studies. I am truly a secular person. I believe in all the religions: Hinduism, Buddhism, Sikhism, Islam. आपके जहन में यह सवाल आ सकता है कि इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सेकुलर हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या रहा कि इस दौर में सनातन, इस दौर में भगवान विष्णु का अपमान, इस दौर में मस्जिदों को लेकर उठते हुए सवाल, इस दौर में मंदिरों को लेकर उठते हुए सवाल, इस देश के भीतर सांप्रदायिकता की राजनीति, यह सब कुछ क्यों हो रहा था? और इन सब को लेकर इस देश में सुप्रीम कोर्ट कौन से ऐसे फैसले दे रहा था जिसमें वो इस बात का खुले तौर पर ऐलान करता कि हमारा संविधान भी सेकुलर है और सेकुलर दृष्टि से ही इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस दिशा में कोई कदम बढ़ाए? शायद नहीं बढ़ाए, और बहुत सारे फैसले इस दौर में सांप्रदायिकता की ओट तले भारत की राजनीति में एक विभाजन रेखा खींचते चले गए। लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस गवई जब विदाई भाषण दे रहे हैं और विदाई भाषण में वो खुद को सेकुलर बता रहे हैं और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, तो इस देश की पॉलिटिक्स सेकुलर क्यों नहीं है? और खुले तौर पर इसका खुला नजारा हर चुनाव में देखा गया, यहां तक कि यह बिहार के चुनाव में भी खुलकर नजर आया। बात इतनी भर नहीं है, सवाल है जिस वक्त इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस कटघरे में खड़े हैं, राजनीतिक सत्ता से प्रभावित बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होगी और खास तौर से चीफ जस्टिस की भूमिका क्या होगी, यह भी शायद महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि इस दौर में कम से कम सोचने के लिए एक बेचैनी तो पैदा करता है। और यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि जो आखिरी फैसला चीफ जस्टिस की तरफ से निकल कर आया वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर था और उसमें 5 जजों की मौजूदगी थी। जस्टिस गवई थे, जस्टिस कांत थे, सूर्यकांत, जो अब नए चीफ जस्टिस बनेंगे 23 तारीख को, 24 तारीख को। जस्टिस विक्रम नाथ थे, जस्टिस पीएस नरसिम्हा थे, जस्टिस अतुल एस चंद्राकर थे। और जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया उसमें उन्होंने अपना फैसला जो दिया आखिरी सुनवाई करते वक्त कि पारित विधेयक को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। तमिलनाडु ने इस मुद्दे को उठाया था। 2 दर्जन से ज्यादा विधेयक राज्यपाल के पास पड़े थे और तब सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे, उन्होंने कहा था हां मियाद होनी चाहिए। ऐसे में तो आप टाल मटोल करते चले जाएंगे क्योंकि जिस देश के भीतर चुनी हुई सरकारों की भी मियाद होती है, तो उस चुनी हुई सरकार की अपनी मियाद के भीतर वो हर काम को एक मियाद के तहत तो करना चाहेगा, यानी एक टाइम फ्रेम तो होगा। चीफ जस्टिस गवई के दौर में वो फैसला बदल गया। और महत्वपूर्ण तो यह भी है, जब फैसला बदलता है तो फैसला कौन लिख रहा होता है इस पर सबकी नजर होती है। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा, कोर्ट में कहा, फैसला कोर्ट के नाम से आएगा, यह एकमत से होगा और यही कोर्ट की आवाज है।
यानी सामान्य तौर पर हर फैसला कौन सा जज लिख रहा है इस दिशा में बात जाती है। इससे पहले याद कीजिएगा तो 2019 में जब अयोध्या का फैसला आया था, उस वक्त किसने वो फैसला लिखा है नहीं बताया गया था और वो फैसला कोर्ट के जरिए निकल कर आया था। यह अलग मसला है, बाद में चीफ जस्टिस बने वाई चंद्रचूड़ ने खुले तौर पर एक इंटरव्यू में कहा, एक भाषण में कहा, एक सेमिनार में कहा, मैंने लिखा था। और लिखते वक्त उनके जहन में जो धर्म के सवाल थे वो सभी उठ रहे थे। और यहां पर इस देश की राजनीति धर्म के सवाल पर उलझी हुई है। संविधान सेकुलर है, चीफ जस्टिस सेकुलर है। लेकिन महत्वपूर्ण इतना ही नहीं है, इस फैसले से ठीक पहले जो एक और फैसला दिया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति जो डायरेक्ट होती है और जो प्रमोशन से होती है, उनमें सीनियरिटी और हायरार्की का जो मामला उलझा हुआ था उस पर भी फैसला दिया गया और खुले तौर पर फैसला देते वक्त कहा गया इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। लेकिन वो फैसला भी कौन लिखेगा वह भी कोर्ट के हवाले कर दिया गया। यानी एक नई परंपरा भी बनी। विदाई समारोह से पहले 2 लगातार जजमेंट में कोई फैसला कौन लिख रहा है यह नहीं बताया गया, वो कोर्ट के हवाले कर दिया गया। इसी प्रक्रिया के भीतर में अरावली पहाड़ियों को लेकर और एक दिन पहले, यानी विदाई समारोह से 2 दिन और पहले जो फैसला आया उसने वाकई इस देश के भीतर में जो अवैध खनन के खिलाफ है, जो पहाड़ों को ऊपर किस तरीके से पत्थरों को तोड़कर मुनाफा कमा रहे हैं, वो पूरा माफिया किस तरीके से सक्रिय है, इसका जिक्र अपनी किताब में पत्रकार रहे और सांसद रहे और मंत्री रहे अरुण शौरी ने भी किया था। यह किताब हमारे पीछे है। यह वो किताब है जिसमें उन्होंने अरावली की पहाड़ियों का जिक्र किया था, किस तरीके से वहां पर कैसे पहाड़ को छिला गया, घर बनाए गए, फिर वो कैसे दायरे में आ गए और क्या क्या मुश्किल हालात हुई, वो पूरा जिक्र है। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति में इस देश के भीतर में टॉप या कहें वीवीआईपी लोग, बड़े बड़े कॉरपोरेट भी हैं उसमें और बड़े बड़े बाबा भी मौजूद हैं उसमें, जो इस पूरे के पूरे माफिया माइनिंग में संलग्न है। लेकिन फैसला जो दिया गया वो कहा गया पूरी तरीके से रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि बुलडोजर को लेकर खुले तौर पर कानून की धज्जियां उड़ाने वाला यह तरीका बताया गया था। और जिस वक्त, खास तौर से जिस वक्त चीफ जस्टिस अपना विदाई भाषण पढ़ रहे थे, उस वक्त इस देश में 6 जगहों पर बुलडोजर चल रहे थे। महाराष्ट्र के संभाजी नगर का पैठन का इलाका, जो जानकारी निकल कर आई कि मुस्लिम बहुल इलाका है, अवैध तरीके से घर और दुकानें वहां बनाई गई हैं, उसको ध्वस्त किया जाए। मुस्लिम बहुतायत थे, हिंदुओं की भी मौजूदगी है। और वहीं जम्मू के भीतर में जो खास तौर से नशे का व्यापार करते हैं, जिन पर एनडीपीएस कानून लगा हुआ है, वहां भी झोपड़ी हो, छोटा घर हो, सब पर बुलडोजर चला दिया गया। अलग अलग जगहों पर चलते हुए बुलडोजर की यह आवाज है कि इस देश के भीतर मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कैसे कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि जिस वक्त आप अपना विदाई भाषण दे रहे हैं, उसी वक्त ये बुलडोजर चल रहे थे। देख लीजिए। बुलडोजर तो मान लीजिए सुदूर इलाके में चल रहे थे, लेकिन इस देश के भीतर इलेक्शन कमीशन की भूमिका, वह भी एसआईआर के जरिए तो दिन में की रोशनी तले इस देश में इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त बीएलओ, उन पर होते हुए हमले, उन पर काम का दबाव, उनकी खुदकुशी, उनकी आत्महत्या,
ये सारी चीजें इस दौर में होती चली जा रही हैं, लेकिन जो टाइम फ्रेम औपचारिक तौर पर जितना बड़ा होना चाहिए उसको सिकुड़ाकर सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तारीखों के इर्द गिर्द लपेट लिया गया। यहां यह समझना होगा कि दरअसल चीफ जस्टिस का मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो भी जिस जगह पर सुनवाई होगी, वह किस बेंच के आगे सुनवाई होगी, उसके निर्धारण चीफ जस्टिस करते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर इसीलिए उन्हें कहा जाता है। और इसी मास्टर ऑफ रोस्टर को लेकर एक वक्त 2018 की जनवरी के महीने में उस वक्त के चीफ जस्टिस के खिलाफ जब आवाज उठी थी तो यही कहा गया था, मास्टर ऑफ रोस्टर जिस लिहाज से तय किया जा रहा है उसमें तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और इसका जिक्र उसके बाद बने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किया था। उस समय कहा था और बकायदा पहली बार 4 जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन चीफ जस्टिस से रिटायर होने के चंद दिनों के बाद भारत की संसद के भीतर राज्यसभा के सदस्य के तौर पर रंजन गोगोई नियुक्त हो गए। लेकिन उस दौर को लेकर क्या यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा है, जहां पर चीफ जस्टिस ये जानते हैं कि जो मास्टर ऑफ रोस्टर वो तय कर रहे हैं उसमें अगर किसी बेंच के जरिए कोई फैसला नहीं निकल पा रहा है तो वो बदल सकते हैं। इससे पहले देश में हुआ है। और इसीलिए अब जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उन चीफ जस्टिस की बेंच के सामने, यानी जस्टिस सूर्यकांत के सामने, यह तस्वीर हमारे पीछे है, उनको अगले चीफ जस्टिस का दस्तावेज सौंप रहे हैं सीजीआई गवई साहब। उनके बेंच में यानी जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने एसआईआर का मामला आते चला गया। और जरा आप कल्पना कीजिए, बिहार चुनाव से ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था। और बताने की जरूरत नहीं है, आप गूगल में देख लीजिए या तमाम जगहों पर रिपोर्ट आप खुद पर रखिए, आप समझते चले जाएंगे। बिहार चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, नोटिफिकेशन आ गया, इधर सुप्रीम कोर्ट की एक डेट आ गई, इधर धीरे धीरे पर्चे दाखिल हो गए उम्मीदवारों के, एक और डेट आ गई, धीरे धीरे पहले वोटिंग हो गई, इधर एक और डेट आ गई, धीरे धीरे दूसरी वोटिंग हो गई, एक और डेट आ गई, धीरे धीरे फैसला आ गया, एक और डेट आ गई। और धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते जब दूसरे राज्यों में भी एसआईआर होगा इसका ऐलान हो गया तो तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, तारीख मिल रही है, चीजें चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक नोटिस इलेक्शन कमीशन को दे जरूर रहा है, जो इस तरीके का नोटिस उसने आधार कार्ड को लेकर दिया था। आप इसे मान तो लीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, यह सिर्फ पहचान भर के लिए है, यह कोई आपकी नागरिकता का आधार नहीं है। बात आई गई हो गई इस देश के भीतर। इसी तर्ज पर आज केरल की सरकार को ने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद एक नोटिस दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि वहां पर निकाय चुनाव हो रहे हैं, 9 और 11 तारीख को वोटिंग है, जो लोकल बॉडी इलेक्शन है उसको रोकना जरूरी है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन का यह नोटिस इलेक्शन कमीशन को दिया गया, यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट का है। सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इन सब के बीच सनातनियों को भी आहत कर गया था, भगवान विष्णु की मूर्ति का सवाल था, इसीलिए तो जूता उछाला गया था। और जूता उछालने की प्रक्रिया के भीतर सवाल यह नहीं था कि देश के भीतर कोई दलित चीफ जस्टिस है, सवाल यह था इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट यानी इस देश की टॉप मोस्ट संस्था जो न्याय का प्रतीक होगी, जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रतीक होगी, उस पर अगर हमला होता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा, यह सवाल उस वक्त में बहस के जरिए शुरू हो गया। और यह बहुत पुरानी बहस नहीं है, यह पिछले महीने के पहले हफ्ते की बहस है, अक्टूबर के पहले हफ्ते की बहस है। इस वक्त नवंबर चल रहा है, लेकिन खामोशी बरती गई और कहा गया कि दरअसल देखिए ही मत उस तरफ। उस वक्त जो जूता फेंका गया, उस वक्त जो परिस्थितियां थी, उस वक्त जो बहस हो रही थी, आज अपने विदाई भाषण में अपने तौर पर चीफ जस्टिस कहते हैं मेरे पिताजी बाबा साहब अंबेडकर के साथ जरूर चले थे और उस जगह मौजूद जरूर थे, लेकिन वह भी सेकुलर थे, वह भी तमाम जगहों पर चले जाते थे, यानी किसी दरगाह में चले गए, किसी गिरजाघर में चले गए। तो सेकुलरिज्म की इस परिभाषा के दायरे तले हमें लगता है एक बार फिर
वह तस्वीर जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर पहली बार इस देश में हुई, और शायद दुनिया के किसी भी देश में ऐसी घटना हुई नहीं होगी, उस घटना और फिर उसके बाद विदाई भाषण में जो उन्होंने कहा, दोनों को सुन लीजिए, देख लीजिए। I learned from my father because my father was also a truly secular person. He was an ardent follower of Dr. Ambedkar. And growing up with him, whenever we used to visit various places for his political functions, if his friends said that, कि सर यहाँ चलो, यहाँ का दरगाह फेमस है, ये गुरुद्वारा फेमस है, so I have been brought up that way to respect all the religions. मुश्किल यह नहीं है कि चीफ जस्टिस पी.आर. गवई क्या सोचते हैं। मुश्किल यह है कि इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पद है, वह किस संविधान की धारा के तहत और संविधान को लेकर और इस देश को लेकर उस पद पर बैठा हुआ शख्स क्या सोचता है, या उस पद की क्या जरूरत है, उसकी कौन सी गरिमा है। इसीलिए व्यक्ति विशेष मायने नहीं रखता है, पद मायने रखता है। वो चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे राष्ट्रपति का पद हो, चाहे गवर्नर का पद हो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे। और उसमें भी अगर खास तौर से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आप सीबीआई डायरेक्टर कह सकते हैं, ईडी के चेयरमैन का जिक्र कर सकते हैं, सीवीसी का जिक्र कर सकते हैं, सीएजी का जिक्र कर सकते हैं, और होते होते आप इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का भी जिक्र कर सकते हैं। उस पद को इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाए, और चेक एंड बैलेंस का मतलब यह है कि इस देश में कोई तानाशाह ना हो जाए, इसीलिए चेक एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई है। और वो चेक एंड बैलेंस अगर डगमगाता है और किसी एक के पास अकूत ताकत आ जाती है, और उसी के हिसाब से इस देश के भीतर डगमगाते हुए चेक एंड बैलेंस के बाद इंस्टीट्यूशंस और उसमें काम करने वाले अधिकारी सत्ता के इशारों पर चलने लग जाएं, तो फिर बचेगा क्या। इसी सवाल को लेकर तो बार बार लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं और इसी इंस्टीट्यूशन को तरफ देखते हैं। इसीलिए जब इस देश में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी बने और सरकार की तरफ से यह कहा गया कि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम से नहीं होनी चाहिए, बल्कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी हो, एनजेएसी हो, जिसको बकायदा सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनी, और उस समय जस्टिस कहर थे जिन्होंने, कमेटी के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि कैसे इस देश के चुनी हुई सरकार इस देश के जजों को नियुक्त करने लगेगी, तो बचेगा क्या। यही सवाल तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के वक्त उठा था, जब यह कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन के लीडर तीनों बैठे, एक झटके में पार्लियामेंट में लाकर, विधेयक लाकर, और वहां फैसला देकर यह कहा गया कि नहीं नहीं, सरकार और विपक्ष के नेता यही बैठकर तय करेंगे। तो सरकार का मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, विपक्ष का नेता अपोजिशन का लीडर, 2-1 से हमेशा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के भीतर चीफ जस्टिस का पद इस देश के संविधान को बचाने के लिए है। उनकी निजी राय की महत्ता नहीं होती है। और यह सवाल चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई के वक्त भी उठा, चीफ जस्टिस रहे चंद्रचूड़ के वक्त भी उठा, उनके जाने के बाद भी उठा, और यह सवाल चीफ जस्टिस रहे संजीव खन्ना के वक्त तब और तेजी से उठा, जब सत्ताधारी बीजेपी के सांसद यह कहने से नहीं चूके कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में दंगा कराना चाहता है। जी, बीजेपी के सांसद के ये शब्द रहे। यानी एक ऐसी परिस्थिति के भीतर, इस देश के भीतर ढहते हुए इंस्टीट्यूशन में आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट के अलावे कुछ देख पाने की स्थिति में कोई बचेगा या नहीं बचेगा। और जब वो भी नहीं बच पा रहा है, और वो भी अगर इंडिविजुअली थिंकिंग के लिहाज से चलता है, तब तो व्यक्ति बड़ा हो गया इंस्टीट्यूशन से। और शायद इसीलिए इस पूरी कड़ी के भीतर ऐसे ऐसे सवाल, वो चाहे राफेल को लेकर हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर हो, चाहे वो पेगासस को लेकर हो,
चाहे वह सेबी को लेकर हो। एक पूरी लंबी कतार है इस दौर के भीतर में। और बात चूंकि आज इसलिए है क्योंकि आज आखिरी दिन है चीफ जस्टिस बी.आर. गवई का। उनका विदाई भाषण हो चुका है। कल शनिवार है, परसों रविवार है, सोमवार को इस देश के भीतर एक नए चीफ जस्टिस मिलेंगे, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जो इस वक्त एसआईआर की सुनवाई कर रहे हैं। जिस एसआईआर के जरिए इस देश के भीतर पहली बार चुनाव करवाने वाली संस्था चुनाव आयोग की भूमिका ही चुनाव के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।